तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। वापस से आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी गड़बड़ लग रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वन शॉट का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिक्स के वीडियोस बच्चों नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट आई प्रॉमिस आपके बोर्ड्स के पहले हम PYQs और बाकी सारी चीज़ें करा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वन शॉट से। तो अगला टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों हमें प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि बाकी दोस्तों तक भी आपके वीडियो पहुंचे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले 5 सेकंड भगवान का ध्यान करते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो मेरे साथ हाथ जोड़िए और भगवान का ध्यान करिए। तो ये स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों आप सभी ने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, जहाँ पे हम पहले आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो एक ऐसा सेल, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। लिक्विड भरा होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। चलिए, आपको चमक नहीं रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरीके से हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे, यही बताता है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आखिर होता क्या है? ये बच्चों सामने आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिख रहा है जो हम बना के रखे हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उसे कहते हैं which uses redox reaction to convert chemical energy into electrical energy और इन्हीं की बात हमें करनी है कि इनका पोटेंशियल क्या होगा, इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको यहाँ बना के दिखाते हैं। जिसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। बच्चों इसके कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होगा। तो हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला फंक्शन जो होता है, थोड़े अलग अलग कलरों से लिखा जाए क्योंकि हमारे पास कलर उपलब्ध है। सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला फंक्शन होता है टू कंप्लीट द सर्किट। पहला काम क्या करता है बच्चों? सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा काम करता है प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन ना हो, एंड हेंस मतलब मुर्गियां वाला हेंस, मेंटेन्स, कर देते हैं, वहां लिखने में आसानी होगी। maintains the concentration and maintains the concentration। तो ये दो मेन काम होते हैं जो हमारा सॉल्ट ब्रिज करता है। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सेल की। टाइप्स ऑफ सेल।
तो सबसे मेन जो आपको पढ़ना है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में ये याद रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पे रिडक्शन होता है। तो ये एक गैल्वेनिक सेल का काम होता है जो कैथोड पे ऑक्सीडेशन कराता है और एनोड पे रिडक्शन कराता है। अब इसके अलावा एक और सेल बच्चों जो आपको पढ़ना है वो होता है डैनियल सेल। क्या पढ़ना है बच्चों? डैनियल सेल। बात करते हैं डैनियल सेल की। डैनियल सेल जो होता है वो स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं होता है। जिंक और कॉपर एज इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे तो उसके लिए जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। अब डैनियल सेल में कॉपर और जिंक का हश्र क्या होता है वो डिसाइड करता है हमारा काम। तो कॉपर की बात करें तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं कॉपर आयन में और वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक से रिमूव होते हैं और वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसके साथ क्या हो रहा है आइए ये देखते हैं। कॉपर में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो बच्चों आपको एक सिंपल सी बात पहले बता दी जाए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है नॉर्मली जो आपने सीख रखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से भी रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है और उसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ। और इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है बच्चों, तो बात कर इतनी बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में इसको वापस से समझेंगे। पर उसके पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल तो आप बेसिकली मतलब नॉर्मली भी जानते हैं कि पोटेंशियल का मतलब होता है जब कोई भी चीज मतलब वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको कहते हैं पोटेंशियल। वही जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो द वर्क डन, एक मिनट आपको देखने चमक तो नहीं रहा है, कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर चमकता रहता है। नहीं चमक नहीं रहा, ये थोड़ा सा ऊपर करना, ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा भी हम सीख रहे हैं बच्चों। द वर्क डन आप बोल लीजिए या फिर द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब कैथोड और एनोड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसी से मिलता जुलता एक आता है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, आई होप आप पसंद करेंगे वीडियो को। अगर आप पसंद करते हैं तो एटलीस्ट 100 व्यूज और 20 लाइक्स, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं और लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब भी करिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ये सारी चीजें सेम रहेंगी, डिफरेंस ही होगा पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड के, बट एक एक्स्ट्रा चीज होगी कि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब
जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे उनका कंसंट्रेशन कितना होगा, यूनिटी। जब उनका कंसंट्रेशन 1 होगा तो जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको E0 से दिखाते हैं। एक सिंपल सा आपको बताते हैं कि अगर E है तो E कैथोड माइनस E एनोड, ये होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमें स्टैंडर्ड बताना है तो E0 इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आपका हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं बच्चों एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, कि आखिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दिखाया कैसे जाता है। अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, An प्लस ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो अब ध्यान देते हैं कौन सी चीज किसको डिनोट कर रही है। तो जो इस साइड होगा ये हमेशा होगा एनोड में। एक बार देख रहे हैं, चमक न रहा हो ये कलर आप लोग को? नहीं, वेरी गुड। ये होता है एनोड और इस साइड हमेशा होता है बच्चों कैथोड, ठीक है। तो AC से आप याद कर सकते हैं। ये जो होता है ये एनोड का कंसंट्रेशन होता है, जब आपको क्वेश्चन देगा तो बोला जाएगा। और ये जो होता है बच्चों ये कैथोड का कंसंट्रेशन होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर आपको इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, मान लीजिए आपको दिया है कि E ऑफ A to An प्लस इज 0.5 वोल्ट और E ऑफ B to Bn plus is 0.1 volt. Calculate the electrode potential of cell. क्या बोला है? Calculate electrode potential of cell. तो आप क्या करेंगे? E is equal to क्या लिखा है बच्चों? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन सा है? वो है, तो आ जाएगा 0.1 माइनस 0.5, कितना आ जाएगा? माइनस 0.4 वोल्ट। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर E या फिर E0 की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो जो रिएक्शन आप करवा रहे हैं, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन अपने से नहीं हो पाएगा। पर वही अगर E या फिर E0 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन जो आप करवाने वाले हैं वो स्पॉन्टेनियस रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई हो? तो अब इसका हाफ सेल लिखना सीखते हैं, क्योंकि हाफ सेल लिखेंगे तभी हमारा आगे का काम होगा। एनोड कैथोड तो आप समझ गए और किस पे क्या होता है ये भी समझ जाएंगे। तो देखिए हाफ सेल लिखना सीखते हैं। तो बच्चों जो कैथोड होता है, कैथोड पे ऑलवेज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल सेल में, गैल्वेनिक सेल तो अलग था। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन का मतलब क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो देखिए हमारा कैथोड पे क्या था? कैथोड पे हमारा B था, तो उसके साथ क्या हश्र हो रहा है? Bn प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ? n इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो वो क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। वही अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब An के साथ A में से n इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्या बन गया? An प्लस। तो ये हमारे हाफ सेल होते हैं, इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ, और इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बच्चों। रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ आप लिखना सीख गए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट
सॉरी। नेक्स्ट जो आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है नॉन्स्ट इक्वेशन। देख लेंगे भी कलर आपको चमक ना रहा हो तो गुड। तो नॉन्स्ट इक्वेशन की बच्चों जब बात करते हैं तो नॉन्स्ट इक्वेशन एक पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के काम आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मली अलग अलग सेल का लिखे हम तो E कैथोड इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस RT बाई NF log 1/AN प्लस एनोड का लिखे तब तो E नॉट एनोड माइनस RT बाई NF log 1/CN प्लस। और E सेल निकालने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, E कैथोड माइनस E एनोड। यही हमने किया, और जैसे ही हमने ये किया तो हमें क्या इक्वेशन मिला, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। अब कैथोड से एनोड को माइनस किया तो E नॉट सेल आ गया, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी ये देखिए E नॉट सेल आएगा माइनस RT बाई NF कॉमन log AN प्लस अपॉन CN प्लस। इस पूरे को RT बाई NF को सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log AN प्लस अपॉन CN प्लस। तो बच्चों ये फाइनल इक्वेशन होता है जिसे नॉन्स्ट इक्वेशन कहते हैं, और आपके आधे से अधिक न्यूमेरिकल जो होंगे वो इसी से हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला बच्चों जो ये टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन E नॉट सेल Kc एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डेल्टा G इक्वल टू RT ln K, इसको देखते हैं। डेल्टा G इक्वल टू 2.303 RT log Kc। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर्मूला है जो आपको इस्तेमाल करना होगा। दूसरा है डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। अब देखिए बच्चों, डेल्टा G NF E नॉट सेल वाला जो पार्ट है वो बहुत कुछ आपको बताता है। ठीक है, अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आती है, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सेल विल वर्क। मतलब अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव रही तो रिएक्शन होगा और सेल अच्छे से काम करेगा। डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी बच्चों, जब E नॉट की भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रही तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस ही रहेगा। अब कुछ लोग को Kc नहीं पता है तो Kc बता देते हैं। अगर एक ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी एट इक्विलिब्रियम, तो Kc हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो इससे आपका गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और E नॉट सेल का रिलेशन निकल गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कंसंट्रेशन वाले पार्ट पे, जहाँ पे हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट और कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बढ़ाएं, चलिए। तो कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा होगा कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। कलर एक बार देखें, चमक ना रहा आपको। हाँ ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, डरिएगा नहीं बिल्कुल।
सॉरी, थोड़ा सा अरेंजमेंट अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी। आर इक्वल टू रो एल बाई ए आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, और एल बाई ए इज सेल कांस्टेंट या फिर लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और हम इसे इन्वर्स करते हैं, इन्वर्सिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई रो इंटू ए बाई एल, ये हो जाएगा। तो 1 बाई आर को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, 1 बाई आर को हम जी से लिखते हैं, 1 बाई रो को कप्पा से लिखते हैं, और ये ए बाई एल तो रह ही जाएगा। तो ये जी आपका आएगा, इसको कहेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब कितना कंडक्ट कर रहा है, कप्पा हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बच्चों बात करेंगे तो वहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि कौन अच्छा कंडक्ट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रोलाइट या कौन इलेक्ट्रोड अच्छे से चीज़ें कंडक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाला। पर यहीं पे अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हमने बात किसकी की, हमने नॉर्मल कंडक्टेंस की बात की, नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात की। पर जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो कंडक्टेंस होता है या हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, विद रिस्पेक्ट टू, नॉट केमिस्ट्री, विद रिस्पेक्ट टू मोल होती है। तो हम इसका इस्तेमाल ना करके हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी क्या कहती है बच्चों, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। तो कप्पा आपने यहाँ से देख लिया, कंडक्टिविटी होगी, 1000 हम कंसंट्रेशन चेंज करने के रख रहे हैं, और m इज मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ तक तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, ये जो m है कई जगहों पे आपको m दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ c, जिसको कंसंट्रेशन कहते हैं। और जब c अप्रोच करेगा जीरो को, जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगा, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है, तो सुंदर बना दें, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बन जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बन जाएगी बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आप यहाँ तक वीडियो पे आ चुके हैं और आप नए हैं तो हमारे 100 व्यूज़ को ज़रूर सपोर्ट करें, 100 व्यूज़ हमें दें, 20 लाइक्स, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बच्चों क्या होती है, जब कंसंट्रेशन अप्रोच करता है जीरो, तो जो कंडक्टिविटी आती है पर यूनिट मोल, उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सुंदर सा ग्राफ भी बताया गया है, आपके एनसीईआरटी में और आपके एग्जाम्स में भी आता है, जो डिफरेंशिएट कर देता है एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट में जिसका कंडक्टेंस अच्छा होगा, जो अच्छे से कंडक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो जब हमने एक ग्राफ बनाया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट कंसंट्रेशन का, तो ये वाला जो ग्राफ था ये CH3COOH का था और ये ग्राफ KCl का था। तो हमने क्या देखा कि जो CH3COH का ग्राफ है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं,
तो CH3COH का जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो जो इसका मोलर कंडक्टिविटी है वो किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को अप्रोच कर रहा है, पर बहुत ही आराम से अप्रोच कर रहा है। देखिए पैराबोलिक पाथवे अप्लाई यूज कर रहा है। पर वहीं अगर हम KCl की बात करें तो KCl एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और वो जीरो नहीं अप्रोच कर रहा है, कंडक्टिविटी के साथ वो धीरे धीरे आ रहा है। ये क्या प्रूव कर रहा है कि CH3COH जो है जब ये ब्रेक कर रहा है तो ये बहुत ही कम ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इसके पास आयंस कम है और इसीलिए डाइल्यूशन के साथ इसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो अप्रोच करने लग रही है। पर KCl बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो ये कम तो होगा पर जीरो नहीं अप्रोच करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको ये बात बताता है। इस ग्राफ से हम एक फॉर्मूला भी लाते हैं। इस फॉर्मूले को कहा जाता है डी बाई हकल ऑन सागर इक्वेशन, जो डिफरेंशिएट कर रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो m तो आपको पता है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी √C कंसंट्रेशन। पर a क्या है? आइए a की बात करते हैं। a डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। अगर KCl है तो दोनों के लिए a की वैल्यू +1 और -1। अगर हमने AgSO4 रख दिया तो ये टूटेगा किस में? Ag में और SO4 में, तो +2 और -2 हो जाएगा। वहीं हम CaCl2 रख देंगे तो कैल्शियम के लिए तो +2 हो जाएगी, क्लोरीन के लिए -1 हो जाएगी। तो A की वैल्यू आयन का चार्ज बताती है। तो ये डी बाई हकल ऑन सागर इक्वेशन है। अब इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, कोलराउश लॉ। इससे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। तो कोलराउश लॉ में सबसे पहली बात याद रखनी है, इट इज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये नहीं होता है। देखें आपको, ठीक है। तो कोलराउश लॉ कहता क्या है? ये कहता है कि द लिमिटिंग, दूसरे कलर से लिखा जाए, हमारे पास बहुत ढेर सारे कलर्स हैं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of a strong electrolyte is sum of conductivity of its ion। मतलब अगर कैल्शियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मानते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो होगी कैल्शियम आयन का जो कंडक्टिविटी होगा प्लस क्लोरीन आयन का जो कंडक्टिविटी होगा। क्लोरीन में 2 क्यों लगाएं? क्योंकि फॉर्मूले में भी 2 लगता है। पर वहीं अगर हम AgSO4 की बात करें, मान लेते हैं कि AgSO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए सिल्वर आयन का प्लस सल्फेट आयन का, देखिए ये बात समझ में आ रही है। तो यही कोलराउश लॉ है और कोलराउश लॉ सिर्फ इतने की ही बात करता है, इसके अलावा कोलराउश लॉ कुछ भी नहीं कहता है। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको बच्चों इसमें। आई होप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको डाइल्यूशन और ये सब निकालने के काम आता है। कहीं कोई कष्ट नहीं है ना बच्चों? एक्चुअली हम इधर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो माफ़ी मेरी तरफ से। आगे बढ़ा जाए, चलिए, वेरी गुड। अब आता है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग शो करते हैं अल्फा से, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पहले बता देते हैं जिसका आप इस्तेमाल करेंगे फिर। तो अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन
इससे आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे, आपको दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और दूसरा करना पड़ेगा। अब ये होता कैसे है और क्या होता है ये बात करते हैं। तो एक रिएक्शन है ये, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन C है एट T = 0 पे, इनिशियल जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, और ये दोनों कितने हैं 0 0 होंगे। थोड़ी देर बाद क्योंकि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा है, तो ये कितना खत्म हो जाएगा C अल्फा और C अल्फा खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज है, ठीक, और वो 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हुआ 10% ऑफ 10, ठीक ना। तो वही हमने भी किया, अल्फा वो परसेंटेज और C इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये कितना बचेगा C माइनस C अल्फा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो K की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ये देखिए आपको ये K निकालना बताया गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C से एक C कट गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो हो सकता है कि आपको इसका भी इस्तेमाल करना पड़े। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना। देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नॉर्मली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है और किसी चीज की बात तो कर नहीं रहा है। अब बात करते हैं एक टॉपिक की जो लास्ट ईयर कट गया था, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों अगर आप अभी भी यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे 100 व्यूज को जरूर सपोर्ट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक चैनल को। अगर आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो ज़रूर लगाएं। एटलीस्ट 20 लाइक्स इस वीडियो पे और एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अंत तक जरूर देखिएगा। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के। फर्स्ट लॉ तो पहला लॉ इन्होंने जो दिया था वो कहा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड is directly proportional to charge passed through it। मतलब इन्होंने क्या कहा, W weight is directly proportional to Q। Q को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, IT हो जाएगा। सॉरी, प्रोपोर्शनल का साइन अभी नहीं हटेगा। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है जो यहाँ पे लग रहा है ZIT। अब Z क्या है, Z इज इक्विवेलेंट वेट, जो भी इलेक्ट्रोड होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट, विद फैराडेज कांस्टेंट इज 96500 कूलम। तो ये बात इन्होंने कही, जो इनका पहला लॉ था फैराडे का वो यही था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया। तो बात करते हैं इनके सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा था कि वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड when same amount of
of electricity is passed when same amount of electricity is passed are proportional to their equivalent weight. Sorry. ये बातें हमने कही, इसका मतलब W1 by E1 is equal to W2 by E2 is equal to W3 by E3. जहां पे W है वेट डिपॉजिटेड और E क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट. एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर आप कह लीजिए चार्ज ऑन इट. तो इससे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं. तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो. अब इसके बाद जो बच रहा है आपके फ्यूल सेल्स बच रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच रहा है, तो पूरा थ्योरी पार्ट है. आई होप वो अपने आप से पढ़ सकते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. बाय बाय.